What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स को और स्टैट्स में पहले हम थ्योरी पोर्शन कवर करते हैं और जितना भी मैं आपको थ्योरी पोर्शन कराऊंगा वो सभी वन शॉट होने वाला है, यानी अगली 5 क्लासेस में आपके 5 चैप्टर्स थ्योरी के पूरे करा दूंगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इट इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ इजीली हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और आपको एक बहुत क्लासिक नोट्स में मिल जाएंगे। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इकोनॉमिक्स के बारे में तो मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया है। यहाँ पे जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट चैप्टर का पार्ट ऐसा है तो पढ़ना तो है ही। स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग के साथ। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स मैंने आपको समझाया ही था कि इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। यानी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं तो अनलिमिटेड है। अब भाई मेरा बर्थडे है तो मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन रिसोर्सेज पैसा तो लिमिटेड है ना। तो मैं कौन सा ऐसा अच्छा डिसीजन लूँ जिससे मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यही इकोनॉमिक्स था। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक इशूज। कौन कौन से इकोनॉमिक इशूज हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर्स। स्केयर्स है यहाँ पे, सोर्स नहीं है। स्केयर्स का मतलब है कम है। रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड द स्केयर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है एज कम्पेयर टू आवर नीड्स और हमें इतना अच्छे से यूटिलाइज करना है कि सब कुछ परफेक्शन के साथ हो रहा हो। इसके बाद कंज्यूमर कौन है? भाई सीधी सी बात है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर है। कंजम्पशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द गुड्स। जो हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई किसी की सर्विस लेते हैं तो हम उसको यूज करते हैं ना, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोड्यूस करेगा गुड्स और सर्विसेज और उसको बेचेगा। प्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो वो बना तो रॉ मटेरियल से है ना, तो उस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। सेविंग क्या होता है? मेरी इनकम 100 रुपये है, मैंने उसमें से 40 खर्च कर लिए तो 60 सेविंग हो गई ना। तो दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, वो हिस्सा मेरी इनकम का जो मैंने कंज्यूम नहीं करा वो मेरी सेविंग्स है। दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन परचेज ऑफ दोज एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। आप कोई भी ऐसा एसेट खरीद रहे हो जो आपको इनकम कमाने में मदद कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, उससे आप बहुत पैसा बना रहे हो तो वो भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। आपने कोई शेयर्स खरीदे, वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है, आपका कैपिटल बढ़ रहा है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई जमीन खरीदी, वो बढ़ रही है और उससे आप पैसा भी कमा रहे हो, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो करी जाती है पैसा कमाने के लिए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाया था। और देश में 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चलती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, कौन सी टेक्निक की मदद से बनाना है। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। ठीक है। अब हमारे पास आता है अलग अलग कंपोनेंट्स, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है यार? मेनली 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, मेनली 3 चीजें। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोडक्शन, इसी लाइन में पढ़ना। ठीक है, ये बीच में नहीं, ऊपर करना। पहले प्रोडक्शन, भाई सामान बनेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। कंजम्पशन, सामान कंज्यूम होगा। तो व्हाट इज कंजम्पशन? It is the process of using up the utility value of goods and services for satisfaction of our wants. Production क्या है? The process of converting raw material into useful goods. And distribution refers to distribution of GDP. GDP का मतलब होता है हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे होने वाली इनकम। ठीक है। अमंग द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से कितना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स। अब आ गया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए एक सिंगल डेफिनेशन नहीं बनी, 2 डेफिनेशंस बनी है। या तो स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस या फिर स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। हम लोग दोनों आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन
प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल टर्म में मेजर करते हैं, नंबर्स में मेजर करते हैं और उससे फिर वेरियस रिसर्च वर्क करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। यानी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करा गया है कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में गया, मैंने सभी बच्चों को देखा, उन बच्चों की हाइट मेजर करने लगा नंबर्स की टर्म्स में, फिर कंपैरिजन करने लगा कि एवरेज हाइट किस तरीके से निकलेगी, बस इस तरीके से, तो उसको बोल दूंगा मैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, etc. However, any numerical information is not statistics. यानी कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मैंने बोला काउ हैज 4 legs, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? हम बोलेंगे नहीं भाई, ये सिर्फ डेटा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जब आप इसको कंपेयर करोगे ना किसी चीज के साथ, तब वो स्टैटिस्टिक्स बनेगा। एग्जाम्पल, राम गेट्स ₹100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। राम को 100 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, अब न्यूमेरिकल टर्म में है, सैलरी कह रहा हूँ यार, पॉकेट मनी, राम को पॉकेट मनी मिलती है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डेटा है, ठीक है। It is neither an aggregate nor an average, whereas average pocket allowance of the students is 100 per month। अब हमने एवरेज करा कि 80 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज पॉकेट मनी ये, तो फिर ये क्या बन गया हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स बन गया। अब आता है मेन फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलोज। क्या स्टैटिस्टिक्स होते हैं? नंबर 1, एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी भी चीज को स्टैटिस्टिक पढ़ना है तो वो एक सिंगल स्टेटमेंट या एक सिंगल वैल्यू को आप स्टैटिस्टिक नहीं बोलोगे, या तो वो सम हो, 8, 10, 12, 15, 16 कुछ यूनिट्स का सम होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, तब हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। A single number doesn't constitute statistics. No conclusion can be drawn from it. It is only the aggregate number that is called statistics. ठीक है। Number 2, numerically expressed. Statistics सिर्फ और सिर्फ numbers की terms में express होता है। Small, big, rich, poor, happy, sad, emotional, ये सारी चीजें statistics नहीं हैं। अब कोई चिंटू बहुत परेशान है, उसकी लड़ाई हो गई घर पे, वो परेशान है, वो बैठ के रो रहा है, तो क्या स्टैटिस्टिक्स है कि भाई कितने आंसू टपके, आंसू गिनो चिंटू के कितने आंसू टपके? भाई नहीं है भाई, स्टैट्स नहीं है, ठीक है। तो एग्रीगेट हो या न्यूमेरिकल हो, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स, जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कोई भी चीज़ बदलती है तो उसका एक कॉज नहीं होता, कई सारे कॉजेज होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि डेनिम शर्ट्स का ट्रेंड आ गया, सर डेनिम शर्ट्स का ट्रेंड आया, इसकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इसका प्राइस कम हो रहा हो सकता है ये फैशन में आ जाए, हो सकता है कि ये किसी बॉलीवुड स्टार ने या किसी फिल्म स्टार ने या किसी आपके इंस्पिरेशन ने अपनी मूवी में या कहीं पे पहन ली, तो फिर वो डिमांड बढ़ने लग जाएगी। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से होता है। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर बट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। हैड दे बीन अफेक्टेड बाय वन फैक्टर, then by removing that factor they would lose all their significance। अगर एक फैक्टर से होता और वो फैक्टर खत्म हो जाता तो सारा ही सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता ना। फॉर इंस्टेंस 30% राइज इन प्राइस 30% बढ़ गए, उसके कई कारण हो सकते हैं कि सप्लाई शॉर्ट है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पावर शॉर्टेज है, वेजेस बढ़ी हुई हैं, टैक्सेस बढ़े हुए हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 4, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है कि आप जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करो तो वो कोशिश करनी चाहिए कि रीजनेबली एक्यूरेट हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी कहीं से भी उठा लिया और आपको सच मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स शुड बी रीजनेबली एक्यूरेट। एक्यूरेट होना जरूरी है। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू while collecting the data. This accuracy depends on the purpose of investigation. किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी गई है, नेचर क्या है, साइज क्या है। नंबर 5, प्री-डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम पर्पस। जो हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं वो कुछ ना कुछ पर्पस के साथ करते हैं। भाई बिना पर्पस के किसी को सपना तो आएगा नहीं कि किसी के सपने में भगवान आए और भगवान ने बोला कि जा बच्चा जाके ये डेटा कलेक्ट कर ला, और वो सुबह उठ के कलेक्शन करने लगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। स्टैटिस्टिक्स किसी ना किसी पर्पस के साथ होती है ना। तो एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी पर्पस विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। वो सिर्फ एक वैल्यू होगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में आना चाहिए। बिफोर कलेक्टिंग देम अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। इसके बाद इन शॉर्ट अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी न्यूमेरिकल डेटा स्टैट्स नहीं है। अब तो समझ गए होगे, सभी न्यूमेरिकल डेटा स्टैट्स नहीं होता।
लेकिन सभी स्टैट्स न्यूमेरिकल डेटा जरूर होते हैं, है ना, बट ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। अब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अगर सिंगुलर सेंस की बात करें तो यहाँ पे याद रख लो तुम लोग, बड़ा आसान है, बहुत बहुत आसान। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सिंगुलर में ये डेटा या कंपैरिजन की बात नहीं करता, ये साइंटिफिक मेथड्स बताता है कि इन मेथड्स से जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तो ही आप उसको स्टैट्स बोलोगे, ऐसे नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी बोल दिया। इट रेफर्स टू टेक्निक या मेथड्स ऑफ collection of data, classification of data, presentation of data and quantitative data. Stages of statistical study। अब देखो stages क्या होते हैं। अगर मैं stages की बात करूँ ना तो तुम लोग ये याद कर लो, कोपाई, यही डेफिनेशन में लिखाना। अगर तुम्हारे से पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म, तो बोलना स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म मीन्स कोपाई ऑफ डेटा। सर कोपाई यानी कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटने वाले तुम्हारे। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन स्टैटिस्टिक्स तो उसको बोलो भाई, अगर प्लूरल में पूछ रहे हो तो इट मीन्स जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसका एग्रीगेट जो है वो, अगर वो हम कंपेयर कर पा रहे हैं तो इट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर सिंगुलर में पूछ रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स कोपाई ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सी मतलब कलेक्शन, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, पी मतलब प्रेजेंटेशन, ए मीन्स एनालिसिस, आई मीन्स इंटरप्रिटेशन। देखो क्या लिखा हुआ है। Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages. These stages are, first of all, we collect data, collection. Then we organize the data. अब आपने कुछ भी डेटा कलेक्ट कर लिया, उससे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या होगा, तो उसका ऑर्गेनाइज होना जरूरी है ना। तो कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रहे हो। उसके बाद एनालिसिस करो उसका कि उससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन कि फाइनल कंक्लूजन है क्या। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा का कलेक्शन करोगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे यानी कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कि वो समझ में आ जाए, प्रेजेंट करोगे कि उसको कोई भी समझ सके, उसके प्लस माइनस एनालिसिस करोगे, और देन उसका इंटरप्रिटेशन करोगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच था कल, तो इंडिया पाकिस्तान मैच में बहुत सारे चार्ट्स बन के आए, तो सबसे पहले उन्होंने डेटा कलेक्ट करा, जो मैच से मिला उठा लिया, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करा कि भाई ये फर्स्ट इनिंग्स, ये सेकंड इनिंग्स, इतने पाकिस्तान ने बनाए, इतने इंडिया ने बनाए, इतने कोहली ने बनाए, इतने हार्दिक पांड्या ने बनाए, इतने रविंद्र जडेजा ने बनाए, क्या ज़बरदस्त काम करा। सिमिलरली फिर प्रेजेंटेशन होगा, अलग अलग चार्ट्स बने होंगे, वो देखते हो ना तुम, बीच में ग्राफ बना आता है, प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस होती है, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें ये सब काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, आपको इस स्टेज पे चैप्टर 1 में इन टूल्स के सिर्फ नाम याद रख लेने हैं। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको इन सब टूल्स को बनाना सिखाऊंगा कि ये बनते कैसे हैं। तो दीज रेफर्स टू द मेथड्स और टेक्निक्स यूज्ड फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल एज फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। देखो जी, सबसे पहले कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, वही चीजें आ गई। कलेक्शन करने के दो मेथड्स हैं, सेंसस और सैंपल। इसका पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर में ये लर्न कर लेना कि कलेक्शन करने के दो टेक्निक है, सेंसस, सैंपल। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करने के एरे या टेलीबार्स, दोनों बनाना सीखेंगे, एरे भी और टेलीबार्स भी। फिर प्रेजेंट करने के टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये तीनों हम सीखने वाले हैं। एनालिसिस करने के लिए परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, ये पूरे आपके चैप्टर हैं। मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स, नंबर, ये सब आप पढ़ने वाले हो। इंटरप्रिटेशन करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी इस चैप्टर में आपको ये सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको एक एक का वर्ड ऑन वर्ड मतलब बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, द स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि मतलब अब जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 3 हमें क्वेश्चंस तैयार करने हैं और हमारा चैप्टर खत्म। सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, और चैप्टर हो जाएगा क्लोज। आइए जल्दी से अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, कि भाई स्टैटिस्टिक्स को मैं साइंस मानूं, स्टैटिस्टिक्स को मैं आर्ट मानूं, क्या है, क्या जो स्टैटिस्टिशियन है, जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, क्या वो एक आर्टिस्ट है या वो एक साइंटिस्ट है या वो बोथ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ, याद रखना, अ साइंस एज वेल एज आर्ट।
साइंस के तरीके से स्टैटिस्टिक्स में एक न्यूमेरिकल डेटा है जिसको साइंटिफिक मैनर में पढ़ा जाता है, और एक आर्ट के तरीके से देखूं तो स्टैटिस्टिक्स वो क्वांटिटेटिव डेटा है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे एक आर्टिस्ट एक डांसर है तो वो अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के डांस करता है, सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना के भी अलग अलग तरीके हैं। तो ये एक आर्ट है, किस तरीके से आप कलेक्ट कर रहे हो और किसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये एक आर्ट के तरीके से देखा जाता है। अब आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते क्या क्या हो। लेट्स टॉक अबाउट नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से देखा जा सकता है। देखो, एक तो होता है कि डेटा को कलेक्ट करना और बस चार्ट्स ग्राफ्स बना के छोड़ देना, है ना। मैंने डेटा कलेक्ट करा, उस पर बेस्ड एक पूरा पाई चार्ट बना दिया या बार डायग्राम बना दिया और उसको छोड़ दिया। एक होता है कि अब उन चार्ट्स का, उन बार्स का, उन पाई डायग्राम्स का एनालिसिस करना और उससे इन्फ्रेंसेस निकालना, यानी उनसे कुछ ना कुछ फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, कुछ डेटा और रिलेट करना उससे। तो दो तरीके की स्टडी होती है। एक तो है कि आपने स्टडी करी, चार्ट्स बनाए, प्रेजेंट करे, बात खत्म। एक होता है कि उन चार्ट से फर्दर फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करना। तो जब आप प्रेडिक्शंस कर रहे हो, इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और जब आप चार्ट्स बना रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो अलग अलग मेथड्स के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब नाम में ही है कि चीज़ों का डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन देना। जैसे बोलता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। सिमिलरली इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है फ्यूचर के लिए इन्फ्रेंसेस, सोर्सेज, right? Descriptive statistics refers to those methods which are used for collection, presentation or analysis. These methods related to estimations जैसे कि dispersion, mean deviation, standard deviation, इस chapters पढ़ोगे आप लोग ये पूरे के पूरे। और inferential क्या है? All such methods by which conclusions are drawn related to universe और population. अब हम इससे conclusions निकालते हैं कि क्या क्या हम लोग करने वाले। Now what are the limitations of statistics? स्टैटिस्टिक्स में कुछ ना कुछ तो कमी होगी यार, देखो हर चीज़ में कमियां होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहला, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। अब देखो यार, किसी भी चीज़ का आप डेटा कलेक्ट करो, उसके बहुत सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि क्या सच है, ट्रुथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रियोटिज्म, जस्टिस, ये सब हम मेजर ही नहीं करते हैं। स्टैट्स बोलता है ये हमारे लिए कुछ है ही नहीं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इनका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली सच फैक्ट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, रेस्ट आर इग्नोर्ड। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एक सिंगल यूनिट या एक सिंगल फैक्ट को हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट होगा, सम होगा तो ही आप स्टडी कर पाओगे, अदरवाइज स्टडी पॉसिबल नहीं है। प्रॉन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स का कई बार मिसयूज हो जाता है, जैसे कि इट इज यूजुअली सेड दैट स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल। आपकी इच्छा है कि आप उस डेटा को एक पॉजिटिव मैनर में दिखाते हो या एक नेगेटिव मैनर में दिखाते हो। अब जैसे कोविड में हम लोग कोविड के केसेस का डेटा दे रहे थे, तो कई लोग उस कोविड के डेटा से डरा रहे थे और कुछ लोग उस कोविड के डेटा से पॉजिटिविटी फैला रहे थे कि हाँ, इतने लोग कोविड इन्फेक्टेड हैं बट इतने जल्दी से रिकवर भी हो रहे हैं, राइट। तो डेटा को आप पॉजिटिव भी बना सकते हो, आप नेगेटिव भी बना सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। इट मे बी प्रॉन टू मिस यूज, इट कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। कई बार स्टैट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल एक साइंटिफिक मैनर से बनाए जाते हैं कि एक आम आदमी उसको नहीं समझ पाता। तो स्टैटिस्टिक्स कई बार हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए बनाए, एक आम आदमी उसको समझ नहीं सकता। होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को सेम होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आपको स्टैट्स कोई भी चीज़ को कंपेयर करना है, अब एक चीज़ केजी में एक लीटर में आप नहीं कंपेयर कर पाओगे। डेटा सारा केजी में होना ज़रूरी है या डेटा सारा रुपीज़ में होना ज़रूरी है, कुछ रुपीज़ में कुछ पैसा में, तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। डेटा जो भी है वो सब एक सिमिलर टर्म में होना चाहिए। अलग अलग टर्म्स में अगर है तो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, वहाँ पे होमोजेनिटी मिसिंग होगी तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। टू कंपेयर डेटा, होमोजेनिटी का मतलब सेम होना। इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नेक्स्ट आता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। रेफरेंस के बिना कई बार रिजल्ट्स गलत आ जाते हैं। सर रेफरेंस के बिना रिजल्ट्स गलत आ जाते हैं मतलब, इसका मतलब ये दो कंपनी लो, एक कंपनी का प्रॉफिट है 1000, 2000, 3000 साल एवरी ईयर, पहले साल 1000, फिर 2000, फिर 3000।
एक दूसरी कंपनी लो, उसका पहले साल 3000, फिर 2000, फिर 1000 ऐसे दिया हुआ है। तो एक तो 1 2 3 ग्रो कर रही है, एक 3 2 1 गिर रही है। लेकिन अगर आप एवरेज निकालो तो 1 + 2 + 3 6, 3 + 2 + 1 6, दोनों का ही एवरेज 2000 आएगा। अगर एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच मैं लूँ तो दोनों का ही एवरेज 2000 हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स बोलता है दोनों कंपनी बराबर है। जबकि अगर उसका रेफरेंस उठा लें, अगर उसको डिटेल पढ़ें, तो एक गिर रही है और एक ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे याद रखो स्टैटिस्टिक्स में रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स इट इज नेसेसरी दैट सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस हैव टू बी स्टडीड, अदरवाइज दे मे प्रूव टू बी रॉन्ग। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स हमारी इकोनॉमी में। सबसे पहले ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटी में लिख देता है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, आपको स्टैट से ही पता चलता है, चाहे वो प्राइजेस कितना % बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की क्या प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिस्ट सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, फिर उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। नंबर 2, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स आपको दोनों चीज़ें बताता है, कारण और उसका इम्पैक्ट। यानी अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो ये तो हो गया कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो दिस इज इम्पैक्ट। उसका कॉज क्या है वो भी आपको स्टैट से पता लगेगा कि प्राइजेस बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम दोनों चीज़ों की स्टडी करते हैं, कॉज भी और उसका इफेक्ट भी। यानी इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। दिस इनेबल्स देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंगली सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज, उसका सॉल्यूशन क्या है। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग का मतलब कि हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से फ्यूचर फॉरकास्ट करते हैं। जैसे वेदर फॉरकास्ट होता है ना, वेदर फॉरकास्ट भी तो स्टैटिस्टिक्स से होता है। डेटा कलेक्ट हुआ होता है। गूगल मैप्स कैसे काम करता है, आप गूगल मैप से इधर उधर चले जाते हो ना, वो भी तो स्टैट्स है। गूगल मैप्स भी उसी टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो आप अपने डेली यूजेस में स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से यूज करते हो। क्या गूगल मैप्स आपको बताता है कि आप कितनी देर में पहुंच रहे हो किस जगह पे, वो भी एक स्टैट्स है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको मदद करता है फॉरकास्टिंग में, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। Economists do forecasting through statistical studies. By the term forecasting, we do not mean some astrological prediction. We only mean to assess and ascertain the future course of certain events which are economic significance. ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो यूज़ करती हैं पुरानी स्टैटिस्टिक्स को नई पॉलिसीज़ बनाने में, नई चीज़ें देखने में, ताकि फ्यूचर में हम कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ ना बना दें जो हमारे लिए गड़बड़ हो। तो हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम कुछ ऐसा बनाएं, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हों जो पिछली बार जिन चीज़ों ने हमें प्रॉब्लम दी थी वो इस बार ना हो। तो प्रीवियस डेटा से, प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम अपनी फ्यूचर पॉलिसीज़ अच्छी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इकोनॉमी में एक ऐसी पोजीशन लेके आना जहाँ पे कंज्यूमर भी खुश है और प्रोड्यूसर भी खुश है। तो हम डेटा की मदद से, साइंस की मदद से, एक आर्ट यूज़ करके, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो दोनों है ना, स्टैटिस्टिक्स तो दोनों है ना, साइंस भी और आर्ट भी, तो एक डेटा की मदद से साइंटिफिक अप्रोच लगा के वो पोजीशन ढूंढ सकते हैं जहाँ पे मेरा कंज्यूमर भी खुश है, जहाँ पे मेरा प्रोड्यूसर भी खुश है। दोनों खुश होने चाहिए, तभी इकोनॉमी स्टेबल होगी। उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट हिज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइजिंग whereas the consumer finds that his satisfaction is maximizing। दोनों को ही खुशी मिलनी चाहिए, एट द एंड सारे खुश रहने चाहिए, मैं, आप, हम सब। तो चैप्टर हमारा इसी के साथ समाप्त होता है और हमने एक ही शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को एक बहुत अच्छे इसके नोट्स भी मिल गए हैं और आप बहुत अच्छे तैयार कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वन शॉट चैप्टर नंबर 2 कराता हूँ, आपके स्टैटिस्टिक्स के फटाफट सारे चैप्टर्स। और ऐसे ही, और चिंता मत करना, मैंने तुम्हें 45 डेज प्लान बोला है ना, 15 सितंबर तक सब खत्म, मतलब सब खत्म, सब हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।